अगर आप क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 देखने का प्लान बना रहे हो और आपको अच्छे से नहीं पता है कि एग्जैक्टली सीजन 1 और सीजन 2 में क्या हुआ है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो सीजन 3 देखने से पहले ये वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाए, बिकॉज ये वीडियो कंप्लीट रिकैप होने वाला है सीजन 1 और सीजन 2 के लिए, जो कि आपके समझने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह स्मूथ बना देगा। और जिन्हें डायरेक्ट सीजन 2 का रिकैप देखना है वो इस टाइमलाइन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे कैरेक्टर आयानो कोजी से, जिसका पूरा नाम है आयानो कोजी कियोटाका। आयानो कोजी बस में अपने नए स्कूल की तरफ जा रहा होता है कि तभी बस में कुशिदा नाम की लड़की एक बुढ़ी औरत को सीट दिलवाने का काम करती है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की होगी। बट एज वी ऑल नो, अब बस से उतरने के बाद हमें पता चलता है कि आयानो कोजी के स्कूल का नाम है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस्ड नर्चरिंग हाई स्कूल। पहले सुनने में ये कोई रेलवे स्टेशन का नाम लगता है, पर बिलीव मी इस स्कूल को वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी भी मिलती है। और सच कहूँ तो ऐसे स्कूल में मैं भी जाना चाहता था, बस वो अलग बात है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में ही फेल हो जाऊंगा। तो क्लास में पहला दिन सभी एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक्सेप्ट एक लड़की जिसका नाम है होरिकीता। और होरिकीता भी सिर्फ आयानो कोजी को भाव देती है और इसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला कि वो दोनों क्लास में एक दूसरे के आजू बाजू में बैठते हैं, और दूसरा कि आयानो कोजी भी ज्यादा किसी को भाव नहीं देता। थोड़ी देर बाद क्लास में मैडम जी आती है और सारे बच्चों को नियम समझाती है कि ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, बल्कि बोर्डिंग स्कूल है, और ये ऑलमोस्ट एक सिटी है जिसके अंदर कॉफी शॉप, मूवी थिएटर, मार्केट प्लेस, गार्डन, किराना दुकान सब कुछ है। और सभी बच्चों को सिस्टम समझाती है कि हर महीने हर बच्चे को बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे और इन पॉइंट्स से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। और वो लोग अभी भी क्लास की सबसे लोएस्ट रैंक 1D पे हैं और टॉप में है 1A, 1B, 1C। अब बच्चों को तो क्लास की रैंक से कोई घंटा मतलब नहीं था, क्योंकि ये सारे बच्चे नल्ले, बेरोजगार, छपरी और भिखमंगे और चप्पल चोर बच्चे। अब इसलिए सारे बच्चों ने अपने पॉइंट्स को दबाकर खर्च किया और खूब अय्याशी की। बस फिर जैसे ही अगला महीना आया, क्लास 1D को एक भी पॉइंट नहीं मिला। अब यहाँ पर मैडम जी रिवील करती है कि उन सभी को मंथली पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब उनके क्लास का ओवरऑल स्कोर ज्यादा होगा, और ये ओवरऑल स्कोर उनकी पढ़ाई, एकेडमिक, स्पोर्ट्स और ओवरऑल एक्टिविटीज पे डिपेंड होगा। और फिलहाल क्लास 1D का स्कोर है 0, इसलिए उनको 1 रुपया एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। अब मैडम जी इस सिस्टम को समझाते हुए कहती है कि हर एक स्टूडेंट को हम मॉनिटर करेंगे और उनके क्लास को ओवरऑल पॉइंट्स मिलेंगे, और क्लास 1D का स्कोर क्लास 1C से ज्यादा होगा तो वो लोग नए क्लास 1C बन जाएंगे। और तुम बच्चों को इस चीज के लिए ठीक ठाक से पढ़ाई करनी होगी और अपना बिहेवियर भी ठीक करना होगा, क्योंकि तुम बहुत बदतमीज हो यार। और एक बच्चा भी फेल हुआ तो बाकी क्लास को भी ये झेलना पड़ेगा। और ये चीज हमारे आयानो कोजी और होरिकीता को पता होती है, इसलिए वो बहुत से पैसे पॉइंट्स को बचा लेते हैं। फिर पूरी क्लास डिसाइड करती है कि मिड टर्म में पढ़ के वो लोग सारे पॉइंट्स कमा लेंगे। सारी क्लास के बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं, एक्सेप्ट इन डामर बच्चों को छोड़ के, जिनका नाम है यामाउची, ईके एंड सूडो। होरिकीता आयानो कोजी को फ्री में लंच देकर उन तीनों डामर बच्चों को स्टडी ग्रुप में हेल्प करने को कहती है, बट आयानो कोजी के बुलाने पर भी वो डामर बच्चे नहीं मानते, जिस पर आयानो कोजी हेल्प लेता है वन एंड ओनली कुशिदा की। स्टडी ग्रुप में आते ही सूडो और होरिकीता की बकर हो जाती है, जिस पर डामर सूडो कह देता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस बास्केटबॉल खेलना है। फिर उसी रात आयानो कोजी होरिकीता को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ देख लेता है, और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होरिकीता का भाई होता है और वो होरिकीता को मारने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर आयानो कोजी एग्जैक्टली करेक्ट टाइम पे आकर उसे बचा लेते हैं। और उन दोनों की फाइट में ये रिवील होता है कि आयानो कोजी को हर एक सब्जेक्ट में हाफ स्कोर यानी कि 100 में से 50 मिले हैं। यहाँ पर होरिकीता रिवील करती है कि उसे क्लास A में जाना है, और फ्रस्ट्रेशन में वो कहती है कि वो तीनों डामर बच्चे पास हो या फेल उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है एग्जाम के बाद रिजल्ट वाला दिन, जहाँ पर क्लास के बच्चे पास हो जाते हैं एक्सेप्ट डामर सूडो, जो कि 1 नंबर से फेल हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एग्जाम के 2 दिन पहले आयानो कोजी कुशिदा के साथ मिलकर एक सीनियर से 15,000 पॉइंट्स के बदले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर खरीद लेता है, और नेक्स्ट डे कुशिदा ये सारे क्वेश्चन पेपर पूरी क्लास में बांट देती है, और सभी को पास करने का क्रेडिट भी आयानो कोजी कुशिदा को दे देता है, जिस पर सभी को लगता है कि कुशिदा ने ही उन्हें पास करवाया है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। यहाँ पर आयानो कोजी मैडम जी से क्वेश्चन पूछता है कि क्या सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैडम जी कहती है घंटा बिल्कुल भी नहीं।
और यहाँ पर आयोनोकोजी मैडम जी को पॉइंट्स के बदले सूडो को पास करने को कहता है। एंड एज वी ऑल नो इस स्कूल में पॉइंट्स से कुछ भी खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि आपकी इज्जत भी। पर मैडम जी आयोनोकोजी को 1,00,000 पॉइंट्स मांगती है, पर इतने पॉइंट्स तो इसके पास भी नहीं होते। मैं गरीब हूँ। पर पीछे से होरिकीता आती है और आयोनोकोजी और होरिकीता मिलकर सूडो के लिए मार्क्स खरीद देते हैं और उसे पास कर देते हैं। और उसी रात कुशिदा आयोनोकोजी के रूम में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और जैसे ही पार्टी खत्म होती है कुशिदा अपना फोन भूल जाती है और आयोनोकोजी उसे फोन देने बाहर जाता है और चोरी चोरी छुपके छुपके देखता है कि कुशिदा होरिकीता को गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। पर फोन की नोटिफिकेशन की वजह से आयोनोकोजी पकड़ा जाता है और कुशिदा उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उस पे RAPE का झूठा केस लगा देगी। और यहाँ पर सारी ऑडियंस को पता चल जाता है कि शी इज अ। इसके नेक्स्ट इवनिंग क्लास बी की एक लड़की इचिनो से आयोनोकोजी से हेल्प मांगने आती है एक लव कन्फेशन को रिजेक्ट करने के लिए, बट चैड आयोनोकोजी हेल्प करने से मना कर देता है। नेक्स्ट डे क्लास को पता चलता है कि डामर सूडो ने सेल्फ डिफेंस में बास्केटबॉल के 3 मेंबर्स पे अटैक कर दिया था। मैडम जी बोलती है कि इस चीज को अब स्टूडेंट काउंसिल डिसाइड करेगा और तब तक उन्हें एक भी विटनेस नहीं मिला तो उन्हें एक भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और केस को और भी क्रिटिकल बनाने के लिए क्लास सी का काकेरू रियोन उन बास्केटबॉल मेंबर्स को और भी भर देता है ताकि उसका शक सूडो पे जाए। आयोनोकोजी विटनेस को ढूंढता है जिसमें उसकी हेल्प करती है इचिनोजे फ्रॉम क्लास बी, जिसके बाद वो लोग मैसेज को हर जगह पे पोस्ट कर देते हैं। शाम को होरिकीता आयोनोकोजी को कहती है कि उसे साकुरा पे शक है कि वो विटनेस हो सकती है फॉर फॉलोइंग फलाना ढिकाना रीजन। नेक्स्ट डे कुशिदा साकुरा से बात करने की कोशिश करती है पर इस दौरान उसका कैमरा गिर जाता है और काम करना बंद कर देता है, जिसे लेकर वो भाग जाती है। फिर आयोनोकोजी, साकुरा और कुशिदा वो तीनों कैमरा ठीक करवाने जाते हैं और ठरकी कैमरा ठीक करने वाला साकुरा से नंबर मांगता है, जहाँ पर चैड आयोनोकोजी उसे अपना नंबर दे देता है। और आयोनोकोजी को पता चलता है कि साकुरा तो एक इंटरनेट मॉडल है जिसे जापान में इंटरनेट आइडल बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर होरिकीता का भाई मानाबू एज अ जज बैठा होता है। यहाँ पर क्लास सी और क्लास डी एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं, जिस पर होरिकीता कहती है कि 3 अगेंस्ट 1 के बीच में इतनी इंजर्ड फाइट नहीं हो सकती। होरिकीता साकुरा को विटनेस के तौर पर बुलाती है लेकिन उसमें भी ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। फिर क्लास सी का होम रूम टीचर ऑफर सजेस्ट करता है कि सूडो को 2 वीक्स और 3 बास्केटबॉल मेंबर्स को 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए एंड ऑफ कोर्स क्लास डी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इस पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहता है कि वो अपना डिसीजन कल सुनाएगा और वार्निंग देता है कि वो किसी भी स्टूडेंट को सस्पेंड कर सकता है। इसके बाद साकुरा को अपने मेल में खुद की बहुत सारी फोटोज मिलती है जो कि किसी ने चोरी छुपे ली होती है। अब सीन शिफ्ट होता है आयोनोकोजी और होरिकीता पे, जहाँ पर वो दोनों 3 बास्केटबॉल मेंबर्स को फंसाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले उन तीनों को कुशिदा के नाम पर मैसेज करके बुलाते हैं। फिर होरिकीता उन्हें बोलती है कि उस दिन सूडो के साथ फाइट में तुम तीनों कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हो और फैकल्टी तुम्हें सच बोलने के लिए टेस्ट कर रही है। ये सुनकर वो तीनों अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं, पर बाद में रिवील होता है कि ये सब तो आयोनोकोजी का प्लान था, जहां पर वो पहले ही फेक कैमरा लगा देता है ताकि वो तीनों मेंबर्स डर जाएं और अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। इसके बाद आयोनोकोजी को तभी साकुरा का फोन आता है, पर वो कट हो जाता है, जहां पर कैमरा ठीक करने वाला ठरकी साकुरा को असॉल्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी आयोनोकोजी टाइम पर आकर उस ठरकी को पुलिस के हवाले कर देता है और साकुरा को फोटो भी यही ठरकी भेज रहा था। बट वेल डन आयोनोकोजी। उसी शाम मैडम जी होरिकीता को केस जीतने पर बधाई देती है और आयोनोकोजी से संभल के रहने को कहती है क्योंकि होरिकीता उसके बारे में कुछ नहीं जानती। होरिकीता का भाई आयोनोकोजी से मिलता है और उसे स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए कहता है, पर चैड आयोनोकोजी उसे मना कर देता है और सारा क्रेडिट उसकी बहन होरिकीता को दे देता है। रास्ते में होरिकीता आयोनोकोजी से उसका गोल के बारे में पूछती है, जिस पर आयोनोकोजी कहता है कि वो उसे क्लास ए में पहुंचाने में हेल्प करेगा, बस वो उसकी जिंदगी में दखल ना दे। कुछ दिन बाद इन सभी बच्चों को एक शिप में दिखाया जाता है और मैडम जी आयोनोकोजी को कहती है कि किसी अनजान आदमी ने उसे कांटेक्ट किया है आयोनोकोजी को स्कूल से निकालने के लिए, और मैडम जी बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी अगर आयोनोकोजी उसकी हेल्प करेगा क्लास डी को क्लास ए बनाने में। मैडम जी आयोनोकोजी को वार्निंग देती है कि अगर वो मना करेगा तो उसकी फ्रीडम चली जाएगी।
नेक्स्ट सीन में आनोकोजी और साकुरा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर साकुरा के मन में आनोकोजी के लिए लड्डू फूट रहे होते हैं, पर कुशिदा की आवाज लगाने पर वो वहाँ से भाग जाती है और कुशिदा आनोकोजी को फिर से अपना डायन फॉर्म दिखाती है और आनोकोजी को कहती है कि तुम मेरे बारे में भूले तो नहीं हो ना। नेक्स्ट डे शिप में सभी बच्चों को समझाया जाता है कि उन्हें सुनसान आइलैंड में छोड़ दिया जाएगा और ये उनका सर्वाइवल टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में क्लास ABCD सब हिस्सा लेंगे। थोड़ी देर में सभी क्लास के बच्चों को आइलैंड में छोड़ दिया जाता है और सभी क्लासेस को खाने और दूसरे आइटम्स के लिए 300 पॉइंट्स मिलते हैं और जितने पॉइंट्स वो बचाएंगे उनके क्लास पॉइंट में ऐड हो जाएंगे। मतलब उन्हें कम से कम खर्चा करना है। सभी के हाथ में GPS सेंसर होगा और अगर सेंसर हटा तो पॉइंट घटा। और रूल्स के अकॉर्डिंग क्लास इंजरी, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करना और दूसरे क्लासेस के साथ फाइट करने में भी पॉइंट्स कट सकते हैं। अब हिराता सभी को कैंपिंग लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है, जिसमें आनोकोजी, साकुरा और कोएंजी एक साथ पेयर कर जाते हैं। फिर साकुरा याद करती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग इस आइलैंड में बहुत से स्पेशल स्पॉट हैं और उन स्पॉट्स को अगर क्लास ढूंढ लेती है और उस पर क्लेम कर देती है तो उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया जाएगा। लेकिन उन स्पॉट्स को सिर्फ क्लास का लीडर ही क्लेम कर सकता है और लीडर को एक स्पेशल कार्ड दिया जाएगा और लीडर को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता बिना कोई स्पेशल रीजन के। और टेस्ट के आखिरी दिन अगर किसी ने दूसरे क्लास के लीडर को गैस कर लिया तो उसकी क्लास को 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और रॉन्ग गैस पे 50 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और ये टेस्ट पूरे एक हफ्ते चलेगा। बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पे आनोकोजी क्लास A की कात्सुरागी के पास भी वही सेम कार्ड देखता है। क्लास D एक जगह पर गैदर होकर एक रिवर के पास अपना कैंप सेटअप करते हैं और क्लास वाले होरिकीता को अपना लीडर चूज करते हैं। रास्ते में आनोकोजी, साकुरा और डामर यामाउची को क्लास C की इंजर्ड लड़की मियो इबुकी मिलती है, जिसे वो लोग अपने कैंप में ले आते हैं। यहाँ पर क्लास D कम से कम पॉइंट खर्च करने की स्ट्रेटेजी बनाती है, तभी कोएंजी सिक होने का बहाना करके शिप में वापस चला जाता है, जिससे क्लास के 30 पॉइंट्स चले जाते हैं। अब यहाँ पर डे 2 की शुरुआत होती है। आनोकोजी और होरिकीता दूसरे क्लास के हाल चाल देखने निकल जाते हैं, जहाँ पर क्लास B का कैंप एक वाटरफॉल के पास होता है और क्लास D के कैंप से काफी अच्छा होता है। क्लास A का कैंप एक केव में होता है, पर कात्सुरागी की सिक्योरिटी क्लास उन्हें वहां से भगा देती है और क्लास C का कैंप एक बीच में होता है, जहां पर क्लास C का लीडर रियोन सारे के सारे पॉइंट्स खर्च करके मौज करता है और उसके साथ पूरी क्लास भी मौज करती है। होरिकीता रियोन से मियो इबुकी के बारे में पूछती है और रियोन इस पे रिप्लाई देता है कि उसे उसने पनिशमेंट दिया है। फिर आते हैं डे 4 में, जहाँ पे आनोकोजी और साकुरा क्लास C के हालचाल के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें क्लास B की इचिनो से मिलती है और पूरा बीच खाली पड़ा होता है, जहाँ पर क्लास C के सारे बच्चे इस टेस्ट से विड्रॉ कर चुके होते हैं एक्सेप्ट मियो इबुकी, जो कि अभी क्लास D के साथ है और डामर सूडो से फाइट कर रही है। अब डे 4 की रात को कोई गर्ल्स के टेंट में घुस जाता है और कारुइजावा के कुछ कपड़े चुरा लेता है। अब अगले दिन कपड़ा चोर की वजह से बॉयज और गर्ल्स में आर्गुमेंट बहुत ही बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे पे विश्वास करना बंद कर देते हैं और गर्ल्स टेंट को बॉयज के टेंट से दूर कर दिया जाता है। उसी शाम कैंप फायर के टाइम पे आनोकोजी नोटिस करता है कि होरिकीता पूरे टाइम सिक थी, पर होरिकीता इस बात पे शांत रहने के लिए कहती है। फिर आता है 6वां दिन, जहाँ पर क्लास D रेन स्टॉर्म की वजह से पहले ही मछली पकड़ने के लिए चली जाती है और फिशिंग के टाइम पे आनोकोजी होरिकीता को लीडर कार्ड दिखाने के लिए कहता है। तभी डामर यामाउची होरिकीता के बालों में मिट्टी डाल देता है और होरिकीता उसे पानी में फेंक देती है। फिर होरिकीता जब अपने बालों को धोने जाती है तब उसका लीडर कार्ड कोई चुरा लेता है। ये चीज वो सीक्रेटली आनोकोजी को बताती है और होरिकीता को 2 लोगों पे शक होता है, कारुइजावा और मियो इबुकी। और थोड़ी देर बाद ही क्लास D के कैंप में आग लग जाती है और कोई जानबूझ के क्लास मैनुअल को भी जला देता है और तभी कुशिदा मियो को कैंप से भागते हुए देखती है और सब समझ जाते हैं कि ये किसकी हरकत है। होरिकीता को समझ में आ जाता है कि मियो ने ही उसका कार्ड लेके भागी है। अब होरिकीता उसके पीछे भागती है, पर मियो उसे नॉकआउट करके वहां से चली जाती है। फिर मियो लीडर कार्ड लेके कात्सुरागी को खबर देती है और यहाँ पे रिवील होता है कि क्लास A और क्लास C साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। आनोकोजी होरिकीता को विड्रॉ करने के लिए कहता है, पर इस पे होरिकीता मना कर देती है। इसके बाद होरिकीता वहीं पे कोलैप्स हो जाती है और आनोकोजी उसे टीचर के पास ले जाकर उसे विड्रॉ करवा देता है। फिर आता है फाइनल डे, यानी कि रिजल्ट का दिन। सभी लोग कैंप खाली करने की तैयारी करते हैं और टीचर्स क्लास लीडर्स से दूसरे लीडर्स को गैस करने के लिए कहते हैं, पर इसमें क्लास B पार्ट नहीं लेती क्योंकि गलत गैस करने में -50 पॉइंट हो जाएंगे। टीचर रिजल्ट डिक्लेयर करने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से रियोन आ जाता है और सभी को रिवील करता है कि वो और कात्सुरागी सीक्रेट अलायंस थे, जहां पर उसने अपने क्लास के मियो को क्लास D और कानेडा को क्लास B में भेजा था, ताकि वो क्लास के लीडर्स का पता कर सके और खुद सारे क्लास पॉइंट्स को खत्म करके इस आइलैंड पे अकेला रुक जाए।
यहाँ पर रियोन कात्सुरागी को भी बिट्रे कर देता है क्योंकि एक रात पहले साकायानागी का एक आदमी आकर उसे क्लास ए का लीडर कौन है ये रिवील कर देता है। अब यहाँ पर रियोन सोचता है कि सारे क्लास लीडर्स का नाम गेस करके वो 150 पॉइंट्स इजीली कमा लेगा, पर रियोन की बोलती बंद हो जाती है जब अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि क्लास सी को 0 पॉइंट्स मिले हैं और क्लास ए को 120 पॉइंट्स मिले हैं और क्लास बी को 140 पॉइंट्स और सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं क्लास डी को जो कि हैं 225 पॉइंट्स। ये देखकर तो खुद क्लास डी वाले भी हैरान हो गए थे कि वो लोग फर्स्ट प्लेस में कैसे आ गए। टेस्ट के बाद साकायानागी अपने आदमी हाशिमोटो से बात करते हुए बोलती है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है और अब कात्सुरागी का इन्फ्लुएंस क्लास ए में कम हो जाएगा। अब शिप में आयानोकोजी होरिकिता को एक्सप्लेन करता है कि टेस्ट के लास्ट मोमेंट में उसने होरिकिता की जगह खुद को लीडर बना दिया था ताकि दूसरे क्लास को ये लगे कि होरिकिता ही लीडर है और उसे पता था कि मियो इबुकी नाटक कर रही है और उसने उसे होरिकिता का कार्ड चुराने दिया और कैंप में आग भी आयानोकोजी ने ही लगाया था ताकि वो मियो को बच के भागने का मौका दे सके। और आयानोकोजी को पता था कि रियोन भी इसी आइलैंड में कहीं छुपा हुआ है क्योंकि जब वो लोग क्लास सी से मिलने गए थे तब उसके पास रेडियो फोन था। बाद में ऐसा ही रेडियो फोन उसे उसी जगह पर मिला जहां उसे मियो इबुकी मिली थी। फिर आयानोकोजी को मैडम जी का मैसेज आता है मिलने के लिए। मैडम जी आयानोकोजी को बताती है कि वो उससे इम्प्रेस हो चुकी है। आयानोकोजी को जो व्यक्ति स्कूल से बाहर निकालना चाहता है वो उसका बाप है, उसके पिताजी है। मैडम जी इनडायरेक्टली आयानोकोजी को उसका साथ देने को कहती है पर चैड आयानोकोजी मुंह पे मना कर देता है। फिर रियोन को दिखाया जाता है जहां पर रिवील होता है कि वो क्लास ए के साथ इसलिए हाथ मिलाता है क्योंकि उसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था जिसमें उसे थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स हर महीने मिलेंगे पूरे ग्रेजुएशन तक, इसलिए वो इस टेस्ट के पीछे पागल था। पर क्लास डी में किसी ने उसका पूरा प्लान फेल कर दिया और अब वो पूरे क्लास डी के पीछे है। सीन वापिस आयानोकोजी पे आता है जहां पर होरिकिता आयानोकोजी से क्वेश्चन करती है कि उसने सारा क्रेडिट उसे क्यों दे दिया, क्या वो उसे कवर की तरह यूज कर रहा है। जहां पर आयानोकोजी एक्सप्लेन करता है कि उसे आगे एलाइज की जरूरत पड़ेगी, जिस पर होरिकिता कहती है कि फिलहाल के लिए वो उसे एलाई की तरह एक्नॉलेज कर रही है। जहां पर आयानोकोजी बोलता है होरिकिता मैंने तुम्हें दोस्त बिल्कुल नहीं माना है, सभी लोग मेरे लिए सिर्फ टूल्स के समान हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जीतने के लिए क्या करना पड़े और इस दुनिया में जीतना ही सब कुछ है और आखिर में मैं जीत कर ही रहूंगा। यहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयानोकोजी स्टार्टिंग से लेकर अब तक पूरे ऑडियंस और प्लॉट को मैनिपुलेट कर रहा था बिकॉज उसके खुद के डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पर वो लोगों को सिर्फ टूल्स की तरह यूज करता है और सीरीज की एंड में हमें उसका ट्रू सेल्फ देखने को मिलता है। इस सीजन 1 में हमें आयानोकोजी का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो लैब में है दूसरे बच्चों के साथ और उस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब इस चीज के बारे में हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। सो लेट्स जंप टू क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 2। तो स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट को खबर मिलती है कि क्लास डी की जीत हो गई है और शिप में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी आयानोकोजी के पास हिराता आता है और उसे लंच के लिए पूछता है। पर उसी टाइम हिराता की बंदी कारुइजावा वहां पर आ जाती है जिसे देखकर आयानोकोजी वहां से चला जाता है। पर उसी टाइम सभी स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से मैसेज आता है एक ग्रुप टेस्ट के लिए और सभी स्टूडेंट को सेपरेट रूम्स में बुलाया जाता है। रूम में जाते ही आयानोकोजी को क्लास डी के 2 और स्टूडेंट और एक प्रोफेसर मिलते हैं। स्टूडेंट के नाम होते हैं सोतोमुरा और युकिमुरा। इंस्ट्रक्टर एक और पर्सन का वेट कर रहा होता है और वो होती है कारुइजावा। इसके बाद इंस्ट्रक्टर टेस्ट को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि सभी बच्चों को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है और सभी का नाम सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के ऊपर में रखा गया है और आयानोकोजी के ग्रुप को मार्स का नाम मिला है और हर एक ग्रुप में क्लास ए, बी, सी और डी के बच्चे मिक्स होंगे और हर ग्रुप में एक बच्चा वीआईपी होगा जिसे सिर्फ स्कूल वाले ही चुनेंगे और सभी लोगों को ग्रुप डिस्कशन करके अपने ग्रुप का वीआईपी ढूंढना है। और ये टेस्ट पूरे 4 दिन चलेगा और 3rd डे रेस्ट डे होगा, मतलब टेस्ट के लिए पूरे 3 दिन मिलेंगे और बच्चे दिन में बस 2 बार ही ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। फिर हम लोगों को स्पेशल केसेस समझाया जाता है जहां पर केस 1 है वीआईपी और उसके क्लास वालों को छोड़कर अगर ग्रुप में सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया तो उस ग्रुप के सभी लोगों को 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और वीआईपी को एक्स्ट्रा 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 1 मिलियन पॉइंट्स। केस 2 में वीआईपी खुद की आइडेंटिटी रिवील ही नहीं करेगा जहां पर कोई भी सही आंसर नहीं दे पाएगा, तो ऐसे केस में सिर्फ वीआईपी को ही 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और बाकी सबको ठेंगा। वैसे तो इसमें केस 3 और 4 भी हैं, पर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं उन रूल्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस शॉर्ट में इतना समझ लो कि वीआईपी को अपनी आइडेंटिटी अपने ग्रुप से छुपानी है,
ताकि उसको 5 लाख पॉइंट्स और उसके क्लास को 50 पॉइंट्स मिल सके। और गलत आंसर पे जिसने आंसर दिया है उसके क्लास के 50 पॉइंट माइनस भी होंगे। नेक्स्ट डे होरिकिता और आयनोकोजी को सेम मैसेज आता है, जिसका मतलब वो दोनों वीआईपी नहीं होते। फिर ग्रुप मार्स की मीटिंग शुरू हो जाती है, जहां पर क्लास बी की इचिनोजिस सभी का अटेंशन अपनी ओर करके खुद को लीडर जैसा दिखाती है और सभी को ऑफर करती है कि केस 1 के अकॉर्डिंग वीआईपी खुद को रिवील कर दे ताकि 5 लाख पॉइंट सभी को मिल सके और इसमें किसी का नुकसान भी ना हो। लेकिन क्लास ए के स्टूडेंट इस चीज पर एग्री नहीं होते, क्योंकि गलत आंसर देने पर उनकी क्लास के -50 पॉइंट हो सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लास सी की कुछ लड़कियां कारुइजावा को परेशान करने लगती है, पर क्लास ए का माचिदा वहां पर आकर उसे बचा लेता है। इन सारी चीजों को आयनोकोजी ध्यान से ऑब्जर्व करता है, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। शाम को मार्स ग्रुप की मीटिंग फिर से होती है, जहां पर क्लास डी के बच्चे भी वीआईपी के आइडेंटिटी के लिए तैयार हो जाते हैं, बट क्लास ए के बच्चे अभी भी नहीं होते। फिर सीन शिफ्ट होता है कोएनजी और हिराता पे, जहां पर कोएनजी उसे बोलता है उसके पास इन सब फालतू गेम के लिए टाइम नहीं है और उसे अपनी बॉडी को और भी परफेक्ट बनाना है, बिकॉज Physical strength over endurance! Physical strength over endurance! इसके बाद हिराता आयनोकोजी और युकिमुरा के पास जाता है, जहां पे वो रिवील करता है कि कुशिदा क्लास डी से वीआईपी है। ये सुनकर कोएनजी बोलता है टेस्ट को 2 दिन तक चलाना नॉनसेंस है और फोन में बता देता है कि कुशिदा ही उसके ग्रुप की वीआईपी है। फिर सबके फोन में मैसेज आ जाता है कि जुपिटर ग्रुप का टेस्ट खत्म हो चुका है और कोएनजी वहां से चला जाता है। फिर शाम को आयनोकोजी और होरिकिता मिलते हैं, जहां पर आयनोकोजी कहता है कि क्लास डी को बहुत ही ज्यादा कनेक्शन वाले स्टूडेंट की जरूरत है जीतने के लिए, जिस पर वो होरिकिता से कारुइजावा की इंफॉर्मेशन पूछता है, जिस पर आयनोकोजी कहता है कि आजकल कारुइजावा थोड़ा अलग तरह से बिहेव कर रही है और क्लास डी को एक यूनिटी की जरूरत है और स्पेशली गर्ल्स के बीच में कारुइजावा एक की फिगर है। दोनों की बात चल ही रही होती है कि वहां पे रियोन आ जाता है और होरिकिता को बताता है कि वो वीआईपी को इजीली ढूंढ सकता है, जिस पर होरिकिता उस पर डाउट करने लगती है और रियन बताता है कि उसने सारे क्लास सी के स्टूडेंट के फोन को फोर्सफुली तरीके से ले लिया है और अब उसे बस सभी लोगों के मेल को चेक करना है और फिर उसे पता चल जाएगा कि क्लास सी में वीआईपी कौन है। रियन होरिकिता को ऑफर करता है कि क्लास सी, डी और क्लास बी मिलकर क्लास ए को खत्म कर सकते हैं, पर होरिकिता मना कर देती है और आयनोकोजी सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर आयनोकोजी अंदर आता है, जहां पर वो कारुइजावा और हिराता को बहस करते हुए देखता है, जहां पर ये रिवील हो जाता है कि हिराता और कारुइजावा फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और कारुइजावा हिराता को क्लास सी की गर्ल्स के ऊपर एक्शन लेने को कहती है, पर हिराता इस चीज के लिए मना कर देता है और कारुइजावा वहां से अपने रिलेशनशिप को खत्म करके गुस्से में चली जाती है। तभी वहां पे आयनोकोजी हिराता के सामने आता है और उसे बताता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। हिराता यहाँ पे रिवील करता है कि कारुइजावा अपने लाइफ के पूरे 9 साल दूसरों से बहुत ही ज्यादा बुली हुई है, जिस वजह से वो ऐसी हरकत करती है। इसके बाद सारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन के लिए मिलते हैं, जहां पर कारुइजावा माचिदा के पास चली जाती है ताकि वो उसे क्लास सी की लड़कियों से बचा सके। आयनोकोजी समझ जाता है कि ये लड़की पक्का पैरासाइट है जो दूसरों पे डिपेंड है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। यहीं पर ग्रुप डिस्कशन के दौरान इचिनो से पूरी कोशिश करती है सभी को मनाने की, पर इससे भी बात नहीं बनती। अब ग्रुप डिस्कशन के बाद क्लास सी की लड़कियां कारुइजावा का पीछा करने लगती है और उसे बुली करने लगती है। ये देखकर युकिमुरा और आयनोकोजी भी उनके पीछे जाते हैं, जहां पर कारुइजावा ऑलमोस्ट रोने ही वाली होती है। वहीं पर युकिमुरा आकर उन्हें रोक लेता है, पर कारुइजावा उल्टा उसी पे चिल्ला देती है। फिर आता है तीसरा दिन, जो कि रेस्ट डे होता है। सीन शिफ्ट होता है कारुइजावा पे, जो कि नीचे इंजन रूम के पास होती है और तभी क्लास सी की वही लड़कियां कारुइजावा को बुली करने आ जाती है। ये देखकर कारुइजावा की फट जाती है और वो सारी लड़कियां उसे बुली करके उसका वीडियो बनाने लगती है। इसके बाद वो लोग कारुइजावा को एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगते हैं। ये सब देखकर आयनोकोजी बोलता है शाबाश मनाबे, उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि ये सारा का सारा प्लान आयनोकोजी का ही होता है। जब सारी लड़कियां कारुइजावा को बुली करके चली जाती है, तब आयनोकोजी उसके पास आता है और कहता है कि उसे हिराता को कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसे उन दोनों के फेक रिलेशनशिप के बारे में भी पता है। ये देखकर कारुइजावा उसे मारने की कोशिश करती है, पर आयनोकोजी उसे रोक लेता है और कारुइजावा को लगता है कि उसे उसकी बॉडी चाहिए, इसलिए वो रेजिस्ट भी नहीं करती। ये सब देखकर आयनोकोजी कारुइजावा को ऑफर करता है कि वो उसे Z+ सिक्योरिटी देगा और उसे वीडियो भी दिखाता है ताकि वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल कर सके। इसके बदले में वो कारुइजावा को उससे दोस्ती करने
करने के लिए और क्लास की सारी लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए कहता है, क्योंकि ये काम होरिकिता नहीं कर सकती। फिर टेस्ट का आखिरी दिन आता है जहां पर सभी लोग डिस्कशन रूम में इकट्ठा होते हैं, जहां पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब एक दूसरे को अपना फोन दिखाएंगे ताकि वीआईपी का पता चल सके। आयानोकोजी के बाद सभी लोग अपना फोन दिखा देते हैं, लेकिन आखिर में युकिमुरा सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ही वीआईपी है और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी युकिमुरा का नाम नहीं बताएंगे और वो सब साथ में इस टेस्ट को खत्म करेंगे। आयानोकोजी मन में सोचता है कि सभी लोग साथ में काम कर ही नहीं सकते और कोई ना कोई किसी न किसी को बिट्रे जरूर करेगा। और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि आयानोकोजी ही वीआईपी है और उसने अपना फोन युकिमुरा से एक्सचेंज कर लिया था। पर इचिनोजे आयानोकोजी के फोन पर कॉल करती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि आयानोकोजी ही रियल वीआईपी है, जिसके बाद सभी लोग युकिमुरा और क्लास डी को चीटर कहने लगते हैं। और डिस्कशन रूम से निकलने के बाद पता चलता है कि सब कुछ आयानोकोजी के प्लान के हिसाब से हुआ है, जहां पर रियल वीआईपी कारुइजावा होती है। और आयानोकोजी रिवील करता है कि उसने कारुइजावा से फोन एक्सचेंज किया है, लेकिन उसने अपने फोन की सिम अपने पास ही रखा है और उस फोन को बाद में उसने युकिमुरा के साथ एक्सचेंज किया था। तभी सभी को मैसेज आता है, जहां पर क्लास सी इस टेस्ट में टॉप आता है और क्लास डी सेकंड पोजीशन पे आता है। फिर अगले दिन सभी लोगों के पास रियूएन आता है और वो बताता है कि कुशिदा ही वीआईपी थी और ये चीज उसे टेस्ट के अगले ही दिन पता चल गई थी। अब उसका अगला टारगेट सुजुने होरिकिता है। फिर क्लासरूम में मैडम जी एक्सप्लेन करती है कि उनका सेकंड टर्म शुरू हो चुका है और आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उनका स्पेशल टेस्ट हो सकता है। और इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पूरे स्कूल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जहां पे क्लास डी और क्लास ए टीम रेड में आएंगे, वहीं पे क्लास बी और क्लास सी टीम व्हाइट में आएंगे। ये सुनकर तो डामरसूडो झूम उठता है और बच्चों के पास इस इवेंट में 2 ऑप्शन रहेंगे, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इवेंट और टीम स्पोर्ट्स इवेंट। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जहां पर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ज्यादा पॉइंट है, लेकिन वहीं पे ज्यादा रिस्क भी रहेगा कंपेयर टू टीम स्पोर्ट्स। अब मैडम जी उन्हें बताती है कि स्पोर्ट्स में जो लोग टॉप आएंगे उन्हें बहुत सारे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स रिटन एग्जाम में भी ऐड हो जाएंगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट खुशी से पागल हो जाते हैं और मैडम जी उन्हें बताती है कि जो स्टूडेंट्स बॉटम 10 में आएंगे उनके 10 पॉइंट्स रिटन एग्जाम में से निकाल दिए जाएंगे। सभी स्टूडेंट डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में, जहां पर होरिकिता उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें मैक्सिमम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स करने चाहिए। पर कुछ बच्चे इससे खुश नहीं होते क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है पॉइंट्स गंवाने का। और वहीं पे कारुइजावा कहती है कि उसे ये प्लान समझ में नहीं आया और उन्हें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की जगह टीम स्पोर्ट्स करना चाहिए। वो इस चीज पर कुशिदा से भी पूछती है, पर कुशिदा दोनों के ही प्लान में एग्री कर लेती है और मिक्स करने के लिए कहती है। दोनों की बहस को शांत करवाने के लिए हिराता वोटिंग करवाता है, जिसमें होरिकिता जीत जाती है। लेकिन इस वोटिंग में चैड आयानोकोजी और चैड कोइंजी दोनों ही किसी को वोट नहीं करते। क्लास खत्म होने के बाद रिवील होता है कि आयानोकोजी ने ही कारुइजावा को होरिकिता के साथ डिबेट करने के लिए कहा था। इस पर कारुइजावा आयानोकोजी से उसका प्लान पूछती है। इस पर आयानोकोजी रिप्लाई करता है कि वो जल्द ही क्लास डी के ट्रेटर को क्लास से निकालने वाला है। आयानोकोजी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के टाइम पे होरिकिता को कल टाइम निकालने को कहता है ताकि वो लोग कुशिदा के साथ बात कर सके, क्योंकि क्लास डी की ट्रेटर कुशिदा ही है और वीआईपी टेस्ट के दौरान उसने खुद को रिवील भी किया था। अगले दिन आयानोकोजी, कुशिदा और होरिकिता एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर होरिकिता कुशिदा से ओपनली कहती है कि शिप में जो टेस्ट हुआ उसमें तुमने ही वीआईपी की इन्फॉर्मेशन रियूएन को बताई थी। कुशिदा होरिकिता के एलिगेशन को अपनी फेक स्माइल के साथ टोटली डिनाई करती है। इसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो जाता है, जिसमें स्कोर बोर्ड पे टीम रेड टीम व्हाइट से आगे चल रही होती है। गेम स्टार्ट होते ही क्लास सी वाले सूडो को घेर के भरने लगते हैं, जिसमें रियूएन तो उसे बहुत ही बुरी तरह भरता है और इवेंचुअली क्लास डी हार जाती है। उसी दौरान होरिकिता भी दूसरे प्लेयर से टकराकर इंजर्ड हो जाती है और इवेंचुअली वो भी गेम से निकल जाती है और अब स्कोर बोर्ड में टीम व्हाइट टीम रेड से आगे होती है। यहीं पे आयानोकोजी बताता है कि किसी ने हमारी स्पोर्ट्स स्ट्रेटेजी को भी लीक कर दिया है और इसलिए हमारे हर एक प्लेयर की ऐसी हालत है। इसके बाद डामरसूडो भी रूट के वहां से चला जाता है। वहीं आयानोकोजी होरिकिता को उसको मना कर लाने के लिए कहता है, पर कुशिदा उसे नर्स रूम लेके जाती है, जहां पर रियूएन उसे ब्लैकमेल करता है कि उसकी वजह से उसकी क्लास मेंबर इंजर्ड हो गई और रियूएन उससे 1 मिलियन पॉइंट्स मांगता है शांत रहने के लिए। होरिकिता नर्स रूम से निकलती है तो उसे उसका भाई मिलता है, जहाँ होरिकिता अपने भाई को कहती है कि वो अपने भाई के लिए कोई ट्रबल नहीं करेगी और उसका भाई वहां से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में आयानो कोजी कुशिदा को सीधे ट्रेटर बोलता है क्योंकि उसने ही क्लास डी के सबमिशन फॉर्म को क्लास सी को बेचा है, पर कुशिदा इस चीज के लिए मना कर देती है। पर वहीं पे आयानो कोजी मैडम जी से पूछने की बात करता है तो कुशिदा के पसीने छूट जाते हैं और वो इस चीज को मान लेती है। और 1 घंटे बाद होरिकिता सूडो को वापस ले आती है और फिर वो सभी गेम को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर आयानो कोजी एक स्टूडेंट की जगह सब्स्टिट्यूशन में रिले रेस करता है, जहाँ पर वो होरिकिता के भाई को रिले रेस में अच्छी टक्कर देता है। और इसी के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है और सभी बच्चे बोर्ड में रिजल्ट को देखते हैं, जिसमें क्लास को बहुत ही कम स्कोर मिले होते हैं, पर सब लोग फिर भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया होता है। इसके बाद होरिकिता रुएन से कोपचे में मिलने जाती है, जहां पर वो कुशिदा को नाटक बंद करके अपना असली रूप दिखाने के लिए कहती है। और होरिकिता फिर रिवील करती है कि कुशिदा ने ही उनकी इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्लास सी को लीक करी थी और इसी कारण क्लास सी की जीत हो गई। ये सुनकर कुशिदा अपना असली डायन रूप दिखा देती है और बताती है कि उसे होरिकिता को स्कूल से एक्सपेल करवाना है और अगर उसने उसकी रियलिटी किसी को भी बताई तो वो उसके भाई को भी इन्वॉल्व कर लेगी। रुएन बताता है कि हाइपोथेटिकली उसने स्पोर्ट्स से पहले कुशिदा को पार्टिसिपेशन लिस्ट लाने के लिए कहा था और पीछे से सारे मैच उसी ने रीअरेंज किया था ताकि सारे मैच क्लास डी के लिए बेकार हो जाए और क्लास सी के लिए बहुत ही अच्छे। और उसी ने उसकी क्लास की लड़की को इंजरी का नाटक करने के लिए कहा था। होरिकिता फोन दिखाकर कहती है कि मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। Surprise, motherfucker! तो रुएन बताता है कि उसे ये सब पता था, इसलिए उसने हाइपोथेटिकली वर्ड के साथ बात को स्टार्ट किया। होरिकिता कहती है कि मैं वो हाइपोथेटिकली वाला पार्ट कट कर दूंगी। तो वहीं पे चालाक रुएन कहता है कि इसलिए मैंने भी पूरी रिकॉर्डिंग करके रखा है ताकि तुम भी कोई कटपीट ना कर सको। और वो होरिकिता को घुटनों पे बैठने को कहता है, पर तभी उसे एक मैसेज आता है जिसे सुनकर रुएन हंसने लगता है और बताता है कि हमारे बीच कोई ट्रेटर है और कुशिदा क्लास डी को धोखा देगी। ये चीज भी उस बंदे को पहले से पता था और कहता है कि हम सभी उसके प्लान में फंस चुके हैं, लेकिन रुएन कहता है कि वो उस मास्टरमाइंड को ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मानाबू यानी कि होरिकिता का भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देता है और उसकी जगह नया प्रेसिडेंट क्लास 2A के नागुमो मियाबी को बनाया जाता है। फिर क्लास में मैडम जी समझाती है कि इस बार सबने मिड टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, पर अब उन्हें अपने फाइनल एग्जाम पेपर शफल टेस्ट की तैयारी करनी है, जिसमें स्टूडेंट्स को ये एग्जाम 2 लोगों के पेयर में देना होगा, जिसमें दोनों पेयर को मिलकर मिनिमम 60 मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाने होंगे। और कौन किसके साथ पेयर होगा ये नेक्स्ट वीक मिनी एग्जाम से डिसाइड होगा। और इस पेपर शफल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर टीचर ना बना के दूसरे क्लास के बच्चे डिसाइड करेंगे और कौन सी क्लास किसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहती है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगले ही सीन में रुएन अपनी क्लास को धमकाते हुए मिलता है मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी के लिए। फिर रुएन मनाबे के पास जाता है और उसे बुरी तरह मारकर मास्टरमाइंड के बारे में पूछता है, लेकिन मनाबे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और युकिमुरा और आयानो कोजी ने उन्हें विटनेस किया था बुली करते टाइम। फिर आयानो कोजी और होरिकिता डिसाइड करते हैं कि वो क्लास सी के बनाए हुए क्वेश्चन पेपर्स को एग्जाम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लास ए और क्लास बी के क्वेश्चन पेपर उनकी औकात से बहुत बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट डे मिनी टेस्ट होता है, जहां पर आयानो कोजी और सातो एक पेयर में होते हैं पेपर शफल एग्जाम के लिए। अगले दिन पूरी क्लास डिसाइड करती है कि वो लोग आने वाले पेपर शफल टेस्ट के लिए पूरी क्लास को 2 सेशन में डिवाइड कर देंगे, जहां पर पहले सेशन में हिराता और होरिकिता क्लास को पढ़ाएंगे और वहीं दूसरे सेशन में कुशिदा और होरिकिता क्लास को पढ़ाएंगे। पर वहां पे 2 बच्चे बच जाते हैं जिनको होरिकिता युकिमुरा और आयानो कोजी के अंडर पढ़ने के लिए भेज देती है और उन बच्चों का नाम हासिबे और मियाकी होता है। और चारों ग्रुप स्टडी की शुरुआत एक दूसरे के इंट्रोडक्शन से करते हैं। उसी शाम को आयानो कोजी को रुएन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मास्टरमाइंड आखिर तुम हो कौन जैसे वो बता ही देगा। उसी के अगले दिन होरिकिता कुशिदा से मिलती है और मैथ सब्जेक्ट के ऊपर बेट लगाती है और बेट के अकॉर्डिंग यदि होरिकिता के ज्यादा मार्क्स आए तो कुशिदा उसे परेशान करना छोड़ देगी और कुशिदा के यदि ज्यादा मार्क्स आए तो होरिकिता को स्कूल से निकलना होगा। और उन दोनों की बेट ना टूटे इसके लिए विटनेस के तौर पे होरिकिता का बड़ा भाई खड़ा होता है। होरिकिता के बड़े भाई मनाबे के जाने के बाद कुशिदा समझ जाती है कि फोन से उनकी बातें आयानो कोजी सुन रहा है और वो उन तीनों को मिलने के लिए बुलाती है। तीनों के मिलने के बाद कुशिदा एक और कंडीशन रखती है कि होरिकिता के कम मार्क्स आने पर होरिकिता के साथ साथ आयानो कोजी को भी स्कूल छोड़ना होगा, क्योंकि वो भी उसकी असलियत जानता है। आयानो कोजी मान जाता है, पर बदले में वो कुशिदा को अपनी बैक स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। इस पर कुशिदा बताती है कि मिडिल स्कूल में हर कोई उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी जो सभी की हेल्प करती थी और कुशिदा को भी लोगों से अटेंशन मिलना बहुत पसंद था। पर एक दिन एक नई लड़की की एंट्री होती है और क्लास के लोग अटेंशन कुशिदा पे देने की जगह उस नई लड़की पे देने लगते हैं। अब अटेंशन चले जाने की वजह से कुशिदा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है,
जिसके कारण वो लोगों के सामने से उचक उचक कर हेल्प करने लगती है उनका अटेंशन पाने के लिए, पर लोग उसे धीरे धीरे नौकरों जैसा काम करवाने लगते हैं। अब इस पर कुशिदा बाहर से तो सबको अपनी अच्छी पर्सनैलिटी दिखाती है, बट अंदर ही अंदर जल रही होती है। अब वो अपना ये गुस्सा एक ब्लॉग पे उतारती है जहाँ पर वो क्लास के लोगों के बारे में बहुत ही बुरा भला लिखती है, लेकिन ये सब कुछ उसकी क्लास वालों को पता चल जाता है और वो कुशिदा को और भी ज्यादा हेट करने लगते हैं। और वो सब कुशिदा की तरफ गुस्से से आगे बढ़ते ही हैं कि तभी कुशिदा सबके राज खोल देती है कि क्लास में कौन किसके बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है, और इस वजह से क्लास में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है और उसकी पूरी क्लास डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए जो भी कुशिदा के पास्ट के बारे में जानता है उस इंसान से वो बहुत नफरत करती है। कुशिदा बताती है कि वो हमेशा से अटेंशन की भूखी थी और उसे अटेंशन पाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब अगले दिन वो रुएन को बताती है कि उसने होरिकिता के साथ बेट लगाया है और वो हार नहीं सकती क्योंकि रुएन उसे पेपर देगा और बदले में कुशिदा रुएन की क्लास सी को जिताएगी। अब रात में कॉल पर आयोनोकोजी कारुइजावा को बहुत इंपॉर्टेंट टास्क देता है, जिसको सुनकर कारुइजावा भी शॉक में आ जाती है। अगले दिन ग्रुप डिस्कशन में कुशिदा और कारुइजावा के बीच में बहस चालू हो जाती है, जहां पर कारुइजावा कुशिदा के ऊपर अपनी ड्रिंक फेंक देती है, पर बाद में कारुइजावा को इस चीज का रिग्रेट होता है और वो कुशिदा को उसकी गंदी ड्रेस देने के लिए कहती है ताकि वो उसे साफ करके अच्छे से उसे सॉरी बोल पाए। अगले ही दिन कुशिदा मैडम जी के पास जाती है और क्लास डी के फाइनल क्वेश्चन पेपर देते हुए कहती है कि उसे होरिकिता ने भेजा है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पेपर लेके आए उसके क्वेश्चन पेपर को आप डस्टबिन में फेंक देना। इसके बाद कुशिदा रुएन के पास आकर बताती है कि उसने होरिकिता के नाम पर क्लास डी के क्वेश्चन पेपर दे दी है और रुएन उसे क्लास सी के क्वेश्चन पेपर देता है, जिससे कुशिदा एग्जाम में टॉप करेगी और होरिकिता को एक्सपेल करवाएगी। इसके बाद सभी का पेपर शफल टेस्ट शुरू हो जाता है और पहला सब्जेक्ट मैथ्स होता है और क्वेश्चन पेपर को देखकर कुशिदा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन रुएन ने दिया था वो बिल्कुल भी नहीं आए होते। अब एग्जाम खत्म होने के बाद कुशिदा गुस्से में रुएन के पास जाती है और कहती है कि तुमने जो क्वेश्चन पेपर दिए थे वो तो आए ही नहीं। ये सुनकर रुएन कहता है कि तुम होरिकिता के जाल में फंस गई हो। फिर आयोनोकोजी कारुइजावा को समझाता है कि पेपर शफल टेस्ट के एक दिन पहले ही होरिकिता ने मैडम जी को खुद क्वेश्चन पेपर दे दिया था और मैडम जी को कहा था कि अगर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर लेके आए तो वो उसके क्वेश्चन पेपर को डस्टबिन में फेंक दे, और ऐसा ही होता है कुशिदा के साथ। और आयोनोकोजी रिवील करता है कि उसने कारुइजावा से ड्रेस गीली करवाई थी ताकि वो कुशिदा की ड्रेस में चीटिंग पेपर डाल के उसे फंसा सके, पर होरिकिता को इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो खुद से ही कुशिदा को टैकल कर लेती है। फिर रुएन बताता है कि जब उसका फायदा नहीं हुआ तो वो कुशिदा का भी फायदा नहीं होने देगा, और यदि वो कुशिदा का फायदा करता भी तो मास्टरमाइंड उसे चिट के जरिए फंसा ही देता। फिर कुशिदा और होरिकिता एक दूसरे से मिलती है, जहाँ पर होरिकिता दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, वहीं पर कुशिदा इस चीज को रिजेक्ट कर देती है और होरिकिता को हिंट देती है कि अब उसका नेक्स्ट टारगेट आयोनोकोजी है। और इस पॉइंट पे रुएन को भी पता चल जाता है कि मास्टरमाइंड कौन है, पर वो चाहता है कि मास्टरमाइंड सामने से ही निकल के आए, इसलिए वो मास्टरमाइंड को कारुइजावा की फोटो भेजता है। इस पर चैड आयोनोकोजी मन में सोचता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था शांत होने का, पर अब तुम मेरी हैवानियत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नेक्स्ट डे आयोनोकोजी अपने ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहा होता है, जहाँ पर वो कारुइजावा को एक मैसेज भेजता है। फिर आयोनोकोजी का काम करके कारुइजावा साटो के साथ निकल ही रही होती है कि तभी उसका पीछा कोई क्लास सी का बंदा कर रहा होता है। अब रात में कारुइजावा आयोनोकोजी को ये बात बताती है, लेकिन आयोनोकोजी इस बात को इग्नोर करने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि उसके काम का क्या हुआ, जिस पर कारुइजावा बताती है कि तुम्हारा पीछा क्लास ए की कोई लड़की कर रही थी, जिस पर आयोनोकोजी समझता है कि ये काम साकायानागी का होगा। अब अगले दिन होरिकिता आयोनोकोजी से बोलती है कि पेपर शफल टेस्ट के बाद क्लास सी और रुएन एक्टिव हो चुके हैं और वो जोरों शोरों से मास्टरमाइंड की तलाश कर रहे हैं। फिर पता चलता है कि आयोनोकोजी से मिलने उसके पिताजी आए हैं और आयोनोकोजी के पिताजी उसे इनडायरेक्टली बोलते हैं कि उसकी वजह से उसका बटलर मारा गया, जिसने उसे व्हाइट रूम से भागने में हेल्प किया था। अब इसके बाद आयोनोकोजी के पिताजी उसे व्हाइट रूम में वापस आने के लिए कहते हैं, जिस पर चैड आयोनोकोजी मना कर देता है। और तभी वहां पर स्कूल के चेयरमैन साकायानागी आ जाते हैं, जहां पर ये रिवील होता है कि 8 साल पहले उन्होंने आयोनोकोजी के डैड के साथ व्हाइट रूम में एज ए सेक्रेटरी काम किया था। आयोनोकोजी उन्हें देख के समझ जाता है कि ये क्लास ए की साकायानागी के पिताजी हैं। अब मिस्टर साकायानागी आयोनोकोजी के पिताजी को समझाते हैं कि उन्होंने पर्सनली आयोनोकोजी का एनरोलमेंट एक्सेप्ट किया है। अब ये उनकी ड्यूटी है कि स्कूल के अंदर वो उसे प्रोटेक्ट करें और वो आयोनोकोजी की मर्जी के बिना उसे नहीं निकालेंगे। मीटिंग के बाद आयोनोकोजी मैडम जी से मिलता है और कहता है कि वो अब क्लास डी को क्लास ए बनाने में उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सारी धमकियां झूठी थी और वो आयोनोकोजी को अब एक्सपेल नहीं करा सकती। इस पर मैडम जी पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, पर चैड आयोनोकोजी उससे इग्नोर करके चला जाता है।
अब रात में आयानोकोजी कारुइजावा को फोन करके बोलता है कि उसे क्लास डी को क्लास ए बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो पूरी क्लास को होरिकिता और हिराता के हाथों में सौंप रहा है। और वो कारुइजावा को उनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे कारुइजावा की कोई जरूरत नहीं है, पर वो उसे अभी भी प्रोटेक्ट करेगा। और आयानोकोजी कारुइजावा को बोलता है कि ये उन दोनों का आखिरी कॉल है। अगले दिन रुएन क्लास डी में आ जाता है और हिराता से बहस करने लगता है, पर कोएंजी इसी चीज का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। रुएन को कोएंजी पे शक होता है और वो उसको मास्टरमाइंड समझ लेता है। इस पर क्लास सी कोएंजी को घेर लेती है। इसके बाद वहां पे क्लास ए और क्लास डी भी आ जाती है, जहां पर रुएन कोएंजी को मास्टरमाइंड कहता है, पर कोएंजी मना कर देता है और रुएन को उसके इस बिहेवियर के लिए ड्रैगन बॉय बोलता है। इस पर रुएन पूछता है कि अगर मास्टरमाइंड तुम नहीं हो तो क्या क्लास डी में से कोई और है। कोएंजी इसका जवाब देने ही वाला होता है कि तभी साकायानागी रुएन को ड्रैगन बॉय बोलकर टॉन्ट मारती है। इस पर रुएन को गुस्सा आता है और वो साकायानागी को किक मारने ही जाता है कि तभी साकायानागी का एक बंदा आके उसे रोक लेता है और होरिकिता सभी को ये सब बंद करने के लिए कहती है और सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शाम को रुएन बोलता है मास्टरमाइंड आज भी नहीं आया, पर उसके पास कोई दूसरा प्लान है और वो मास्टरमाइंड को मैसेज भेजता है। इसके बाद वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाते हैं, जो कि बहुत ठंडा होता है, और रुएन एल्बर्ट को पोजीशन लेने के लिए कहता है। इसके बाद रुएन चालाकी से कारुइजावा को कंस्ट्रक्शन साइट मैसेज करके बुलाता है और उससे मास्टरमाइंड के बारे में पूछता है, जिस पर कारुइजावा उसे पहचानने से मना कर देती है। इसके बाद वो लोग कारुइजावा को बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और होरिकिता के पीछे कौन है, और अगर वो उसका नाम बताएगी तो वो कारुइजावा के पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताएगा। बट कारुइजावा चुप रहती है और रुएन और उसकी गैंग उस पर ठंडा पानी डाल डालकर उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। फिर रुएन कारुइजावा को रिवील करता है क्लास सी की लड़कियों ने जो उसे बुली किया था वो सब मास्टरमाइंड का प्लान था और उसने वो सब रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो कारुइजावा का यूज कर सके। ये सब सुनकर कारुइजावा शॉक में आ जाती है और बोलती है कि ये नहीं हो सकता और उसने मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। रुएन उसे फिर से बहुत टॉर्चर करता है और मास्टरमाइंड का नाम पूछता है, पर तब भी कारुइजावा नहीं बताती और कारुइजावा मन ही मन सोचती है कि आयानोकोजी के आने से उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई, इसलिए वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। लेकिन वो डीप डाउन चाहती है कि आयानोकोजी उसे आके बचा ले। फिर आयानोकोजी अपनी पार्टी छोड़कर मैडम जी के पास जाता है और फिर वो दोनों मनाबू के पास जाते हैं ताकि मनाबू विटनेस बन सके इस चीज का, और इसके बदले में वो मनाबू की छोटी बहन होरिकिता को स्टूडेंट काउंसिल के लिए हेल्प करेगा। फिर आयानोकोजी रुएन की लोकेशन पे पहुंचता है जहां पर सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर इबुकी वहां पे शक करती है कि आयानोकोजी मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। पर आयानोकोजी उसे बताता है कि आइलैंड टेस्ट में उसने उसका कैमरा खराब किया था ताकि वो कोई प्रूफ न ले सके। इसके बाद रुएन आयानोकोजी को कहता है कि उसने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती किया है। इस पर आयानोकोजी बोलता है, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। कुछ भी। यहाँ पर रुएन की गैंग आयानोकोजी पे अटैक कर देती है, पर आयानोकोजी सबको नॉकआउट कर देता है। कारुइजावा ये सब देखकर हैरान हो जाती है और आयानोकोजी रिवील करता है कि ये सब जितना भी हो रहा है वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है और सब उसकी कठपुतली बनकर उसके इशारों पे नाच रहे हैं। इसके बाद इबुकी आयानोकोजी पे अटैक करती है, पर वो भी जल्द ही नॉकआउट हो जाती है। फिर रुएन आकर आयानोकोजी पे अटैक करता है, पर चैड आयानोकोजी बताता है कि रुएन के अटैक मार्शल आर्ट कम और गली के गधे घोड़े जैसे अटैक ज्यादा लग रहे हैं। रुएन आयानोकोजी को पकड़ता है और बताता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। इस पर आयानोकोजी बोलता है वो उसे रियल डर फील करवाएगा और रुएन को बहुत ही बुरी तरह भरता है, जिसे देखकर कारुइजावा डर के कांपने लगती है। रुएन कहता है कि अब तो तुम जीत गए हो, अब मुझे अपना रियल फेस दिखाओ। बट चैड आयानोकोजी के फेस में कोई भी रिएक्शन और इमोशन नहीं होते और वो रुएन को बोलता है ये चीज बहुत ही बोरिंग है और इस चीज से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। फिर वो रुएन को लास्ट पंच मारने से पहले बोलता है कि ये देखो, इसे कहते हैं असली डर, और रुएन भी नॉकआउट हो जाता है। और फिर चैड आयानोकोजी कारुइजावा को अपनी जैकेट देता है और उसे कहता है कि वो जब भी ट्रबल में होगी वो उसे बचाने जरूर आएगा। अगले दिन रुएन अपनी गैंग से नाता तोड़ देता है क्योंकि उसको पता रहता है कि अब उसको स्कूल से निकाल देने वाले हैं, पर ये सब आयानोकोजी पीछे से देख लेता है और सोचता है कि रुएन अभी भी काम आ सकता है। इसके बाद कारुइजावा आयानोकोजी को लव 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 फिर वो सातो से मिलती है और सातो भी आयानोकोजी के लिए लव 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 और अगले दिन आयानोकोजी होरिकिता से स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहता है और उसके बाद उसके बड़े भाई से करवाता है। अगले सीन में रुएन आयानोकोजी से मिलता है जहां उसे पता चलता है कि आयानोकोजी ने उसे स्कूल से एक्सपेल होने से बचा लिया है और रुएन को ये भी पता रहता है कि आयानोकोजी अब उसका टूल की तरह यूज करेगा। पर आयानोकोजी रिवील करता है कि अब वो कुशिदा को स्कूल से एक्सपेल करवाएगा। इसके बाद आयानोकोजी इनकी फालतू की डेट में फंस जाता है। फिर शाम को साटो उसे कन्फेस करती है, जिस पर चैड आयानोकोजी मना कर देता है। ये सब सुनकर सातो रोते हुए भाग जाती है और आयानोकोजी कारुइजावा को झाड़ियों से बाहर निकलने के लिए कहता है और आयानोकोजी को वो गिफ्ट देती है, जिस पर आयानोकोजी भी उसे गिफ्ट देता है।
क्योंकि वो पिछले दिन भीग गई थी। ये सब देख के कारुइजावा खुश हो जाती है। फिर बाद में चेडा आनुकोजी रिवील करता है कि कारुइजावा उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो चुकी है और इसमें सबसे पहले उसने उसके साथ कांटेक्ट तोड़ा और जानबूझकर वो उसे बचाने में डिले किया ताकि कारुइजावा पूरी तरह ब्रेक हो जाए और इसी हिसाब से हर चीज प्लान के हिसाब से हुई और अब कारुइजावा उस पर अंधा भरोसा करती है। इसके बाद कारुइजावा और आनुकोजी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद वहां पे साकायानागी आनुकोजी से मिलती है, जिस पर वो आनुकोजी को अल्टीमेट मास्टरपीस कहती है, लेकिन एक फॉल्स जीनियस भी बोलती है जो कि व्हाइट रूम में क्रिएट हुआ है। और इसके बाद साकायानागी कहती है कि वो उसकी ड्यूटी है कि वो फॉल्स जीनियस को डिस्ट्रॉय कर सके। इस पर चेडा आनुकोजी कहता है कि यदि तुम में इतनी हिम्मत है तो कर लो जो कर सकती हो। इसी के साथ सीजन 2 और सीजन 1 यहीं पे समाप्त होते हैं और ये ओटाकू देश की पहली सबसे बड़ी वीडियो है। तो आपको ये कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। ऐसा क्यों देख रहे हैं सर? देख रहा हूँ तुम उतने हरामी दिखते नहीं जितने हो। पूरी तरफ बाप पे नहीं गया हूं मैं।